हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्राइट कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का अध्याय 3 धातु व धातु। इसको बहुत ही आनंद से पढ़ेंगे, ट्रिक द्वारा समझेंगे। जिससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तो आइए समझते हैं धातु या धातुएं। धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। वैसे तो अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु का बहुत ही उपयोग है, तो समझेंगे धातुएं। धातुएं पहचान या भौतिक गुण। तो नंबर 1, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं प्रकृति में ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी धातु है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, पारे को छोड़ करके। पारा एक धातु ऐसा है कि वो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है कमरे के ताप पर। तो पारा आपने देखा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्टर की दुकान में जाना, तो एक साइड में थर्मामीटर लगा होगा जिससे अपन टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, जीरो टेम्परेचर। अब कल समाचार में बताया गया सब, आज तो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। तो तापमान जो चेक करते हैं थर्मामीटर बोलते हैं उसको। तो थर्मामीटर में एक लाइन जैसी चलती है, लाल ऊपर नीचे होती रहती है टेम्परेचर के अनुसार। तो वो ऊपर नीचे होती है, तो वही पारा होता है। तो द्रव अवस्था में पाया जाता है और सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। नंबर 2, धातुएं गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक यानी गलनांक माने गलना धातुओं का। ऐसे अपन सोने को ले लो या चांदी को ले लो या पीतल को ले लो, तो उनका गलना ये विशेष तापमान यानी उच्च तापमान पर ये गलती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। और उनका क्वथनांक भी उच्च होता है, उनका वाष्पीकरण। तो धातुओं का गलनांक और वो क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही ज्यादा तापमान पर ये गलती है। और नंबर 3 है, धातुएं चमकदार होती हैं। अक्सर धातुएं चमकदार ही होती हैं। जैसे कॉइन ले लो अपन, 1 रुपए का सिक्का, यानी ये की ले लो की, तो ये थोड़ी पुरानी पड़ गई है पर अपन देख लेते हैं कि की है। ये देखो, इसका क्या है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन, जो प्रकाश की किरणें इस पर पड़ रही हैं, तो कुछ यहाँ से पढ़ के वापस हो रही है, तो उसको क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन। आगे पढ़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन होना या चमकना, धातुएं ये चमकती हैं। तो धातुएं अक्सर चमकदार होती हैं, तो धातुएं चमकदार होती हैं, इसको ऐसे समझेंगे। नंबर 4, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं गर्म हो जाती हैं। ऊष्मा यानी गर्म, धातुएं गर्म होती हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इनमें क्या है कि अपन लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा अपन ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, विद्युत धारा की सुचालक होती है। नंबर 5, इनको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। इनको पीटने पर यानी कि कोई लोहे की छड़ लो या लोहे का कुछ ऐसा छोटा सा गुटका या कुछ भी लो, या अपन एक कॉइन ले लेते हैं सिक्का, उसको पीटते हैं अपन, हथौड़े से पीटेंगे अपन, तो उसका आकार बढ़ता जाएगा, ना कि टूटेगा, ना ही भंगर होगा। तो ये क्या है कि पीटने तन जाती है, खिंच जाती है, चादर जैसी बना लेती है। तो एक छोटा सा सिक्का लिया अपन, उसमें थोड़ा देते गए तो उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है कि आघात वर्धनी का गुण प्रदर्शित करती है। अब देख लेते हैं ये रासायनिक गुण। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जितनी भी धातु हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, धात्विक ऑक्साइड। तो अपन चलते हैं एक रिएक्शन की तरफ। इसमें लिया है अपन ने सोडियम। तो सोडियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो क्या बना, 2NaO, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बना। क्या बना, ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो रहा है कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो धातु को ऑक्साइड बनाएंगी। तो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर बन चुका है। एक और ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराए तो यहाँ बन गया 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। अगला, धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, यानी हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जितनी भी धातुएं अपन जल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उसमें उत्पन्न होगी। तो Na2Na2HO, यहाँ पर अपन ने सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया कराई, और जल से क्रिया कराई, जल से, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो गई। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसको छोड़ो, अपन तो हाइड्रोजन गैस से मतलब रखेंगे। तो धातुएं जल से क्रिया करेंगे तो क्या उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है।
धातुओं अम्ल से क्रिया कराएंगे, धातुओं की जो क्रिया एसिड से कराएंगे, अम्लों से, तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं Na, वही सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो धातुओं की अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस, इसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर जगह न होने के कारण एक रिएक्शन और देख लेते हैं साइड में। धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। तो धातुएं Na सोडियम ले लिया, हाइड्रोजन से क्रिया कराई तो इसमें बनेगा सोडियम, तो ये बन गया सोडियम हाइड्राइड। तो धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करेंगी, जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाती है। तो यहाँ पर ये हाइड्राइड बन गया सोडियम हाइड्राइड। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। तो धातुएं क्लोरीन से, तो अपन ने ले लिया Ca कैल्शियम, क्लोरीन से क्रिया कराई तो कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड बन चुका है। तो धातुएं क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोराइड, CaCl। अधातु पढ़ेंगे, अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अधातु लगभग धातुओं का उल्टा होता है भौतिक प्रकृति से। तो देख लेते हैं अधातु में भौतिक गुण। यह तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। अधातुएं ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं, गैस के रूप में भी होती हैं। ठोस में मान लो लकड़ी, पत्थर आदि, ये ठोस हो गई। द्रव में मान लो पानी इत्यादि, ये द्रव हो गई। गैस में अक्रिय गैस होती हैं, वो सब अधातुओं में होती हैं। नंबर 2, ये चमकहीन होती हैं। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। जैसे ये धातु है, या लकड़ी को देख लो, लकड़ी में चमक यानी उसका लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है लकड़ी पे, तो चमकदार नहीं होती है। इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होता है। नंबर 4, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें ऊष्मा नहीं होती है और विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी को अपन देख लेते हैं, तो लकड़ी को अपन गर्म करेंगे तो उसमें ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं होगा, बल्कि अपन ज्वलन ताप पे आने पर वो जलने लगेगी, पर वो गर्म नहीं होगी। ऐसे लोहा गर्म हो जाता है ना, उस प्रकार से गर्म नहीं होगी। तो ये ऊष्मा के कुचालक और विद्युत के भी कुचालक होते हैं। लकड़ी में या प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो क्या है कि ऊष्मा के और विद्युत के कुचालक होते हैं। और नंबर 5, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। लकड़ी को अपन पीटो, लकड़ी में डंडा या हथौड़ा मारो या प्लास्टिक में मारो तो टन ये कोई आवाज नहीं आएगी, तो ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। और नंबर 6, आगत वर्धन तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। लकड़ी को या प्लास्टिक को अपन पीटेंगे तो ना ही तो वो पगेगी, ना ही तनेगी और ना ही उसकी चादर बनेगी। तो इसमें आघात वर्धनी और तन्यता का गुण यानी खींचने वाले, तानने वाले गुण नहीं होता है। अब रासायनिक गुण देख लेते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। कार्बन ले लिया, अधातु है, उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराई, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन गया, लगभग उदासीन होता है। यहाँ पर कार्बन लिया अपन ने, फिर ऑक्सीजन से क्रिया कराई, उसमें CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। देख लेते हैं अगला। धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। सहसंयोजी का मतलब होता है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होना। तो इसको अपन और गहराई से पढ़ेंगे तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब फिलहाल में अपन को 10th में इतना ही समझना है कि सहसंयोजन क्लोराइड बनाती है, सहसंयोजी क्लोराइड। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होता है तो उसको कहते हैं सहसंयोजी, कहते हैं उसको। तो फिलहाल इतना ही। तो धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। अधातु ले लिए, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया कराई, 2HCl, सहसंयोजी क्लोराइड बन चुका है यहाँ पर। फिर अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके वही सहसंयोजी क्लोराइड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन से क्रिया करी, S यहाँ पर H2S यहाँ पर बना। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं अधातु करना भूल गया। अधातु, यहाँ पर अधातु, सॉरी, यहाँ पर अधातु कर लेना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला है धातु में अंतर, देख लेते हैं धातु धातु में अंतर, तो और क्लियर हो जाएगा। पहले अपन एक एक से पढ़े थे धातु और अधातु, अब एक 5 नंबर का 5 पॉइंट का अंतर देख लेते हैं। तो अंतर है, धातुएं ठोस अवस्था में अपन जो पहले पढ़ चुके हैं, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और ये तीनों अवस्था ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं अधातुएं। धातुएं अक्सर चमकदार होती हैं, धातुएं चमकदार ही होती हैं और 1% नहीं होती, और अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। तीसरा है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं। धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं, इसमें विद्युत का चालन हो सकता है। ये कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है उसमें विद्युत का चालन होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि अपन जो सेल लेंगे, पहले बैटरी आती थी, या घड़ी का सेल ले लो, रुका हुआ सेल लो, उस बैटरी को बैटरी बोलते हैं, साधारण भाषा में अपन सेल बोल सकते हैं। घड़ी की बैटरी को अपन खोलेंगे तो उसमें एक डंडी निकलेगी, काली सी डंडी निकलेगी, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। और देख सकते हैं अपन जो पेंसिल आती है HB वाली पेंसिल, उसको काठ की पेंसिल बोलते हैं शुद्ध भाषा में। जो HB वाली पेंसिल आती है उसमें जो अंदर आती है एक काली सी, उसमें विद्युत का चालन होता है, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। तो ये हो गया। ये पीट के ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को अपन पीटेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, अधातु में ऐसा नहीं होता है, अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। और गलनांक, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है धातुओं का, और ऐसा धातुओं में नहीं होता है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खनिज। खनिज पढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो करें मेरे भाई। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करते चलना सर, लाइक करते चलना, उसमें शर्म मत करना, कंजूसी बिल्कुल नहीं। खनिज, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें धातुओं की मात्राएं पाई जाती हैं किसी न किसी रूप में, या उनके यौगिक पाए जाते हैं, किसी पदार्थ में धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? खनिज। अब देखते हैं उनके उदाहरण। मृदा, मृदा एक खनिज है, उसमें धातुओं के तत्व पाए जाते हैं, धातुओं की मात्राएं पाई जाती हैं, उसमें लोहा पाया जाता है, काली मिट्टी में ऐसे लोहा पाया जाता है। तो धातुओं एक खनिज है, वो मृदा एक खनिज है, उसमें धातुओं की मात्रा होती है। और बालू, बालू माने रेत, बालू यानी रेत। रेत में क्या है, नदी में अपन जाएंगे तो चांदी जो चमकती है, तो चांदी भी थोड़ी थोड़ी रहती है रेत में, तो वो भी एक खनिज है। तो ऐसे पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ के क्या कहते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे मिश्र धातु। अगली हेडिंग है मिश्र धातु। ये पतले पतले शब्द या अक्षर आपको दिख रहे हैं, वो पेंसिल में इंक खत्म होने की वजह से है। तो दूसरा पेंसिल अपन ने उपयोग में लिया, तो असुविधा होने के लिए माफी चाहेंगे, खेद है हमको। तो मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र और धातु यानी धातुओं का मिश्रण, सीधी सी बात है, धातुओं का मिश्रण क्या कहलाएगा? 2 या 2 से, 2 हो या 2 से अधिक, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, उनके मिश्रण को क्या कहेंगे? मिश्र धातु। पर लेकिन सममांगी यानी एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाए तो नई धातु का निर्माण हो, उसको कहेंगे मिश्र धातु। जैसे गन मेटल है, पीतल है और कांसा है इत्यादि। अयस्क, अब चलते हैं अगली हेडिंग, अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? तो ऐसे अयस्क जिनमें से धातुओं को आसानी से या लाभप्रद तरीके से, या तो ऐसे अयस्क जो होते हैं तो उनको निष्कासित करते हैं अपन, तो उसमें से लाभप्रद यानी कि उसको बेनिफिट तरीके से निकाला जाए, धातुओं को आसानी से लाभप्रद तरीके से निष्कासित किया जाता है, खनिज कहलाते हैं। आसानी से या लाभप्रद तरीके से उनको निकाला जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला टॉपिक है अपना जंग, भर्जन और निस्तापन। तो अपन जंग को समझेंगे, वैसे पहले पढ़ चुके हैं अपन, पर फिर भी देख लेते हैं कि नमी तथा वायु की उपस्थिति में लोहे से बना लाल रंग का पदार्थ जंग कहलाता है। जैसे कोई लोहा पड़ा हुआ है अपना खुला वायुमंडल में,
उसको अपन नया ऐसे सरिया ले लिया या कोई सरिया ले लिया या कोई धातु की कोई नई चीज ले ली, उसको 8 दिन 10 दिन रख देते हैं अपन, तो उस पर एक भूरे ब्राउन कलर का एक परत चढ़ जाती है। तो वो क्या क्या वो जंग लग जाती है, ब्राउन कलर की जो होती है वो जंग लग जाती है। तो वो लोहे पर बना लाल रंग का जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, जंग। तो उसे कहते हैं जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। तो रासायनिक सूत्र है इसका, रासायनिक समीकरण समझ लेते हैं। Fe2O3 इंटू H2O। H2O यहाँ जल नहीं है, यहाँ नमी को दर्शाया गया है H2O को। अब देख लेते हैं भर्जन। किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। भर्जन का मतलब कोई अयस्क है, भर्जन माने भूंजना। ऐसा अपन चना होता है ना कच्चा, कच्चे चने को अपन भूजते हैं तो भुजा हुआ चना मिलता है, अपन प्रसाद वगैरह या देखा होगा फूला फूला हुआ, उसको भूंजते हैं, अपन भूंजते हैं तो उसको क्या है, भर्जन करते हैं उसका। भर्जन माने भूंजना। आलू को भूंजते हैं तो क्या हुआ, आलू का भर्जन। तो ऐसे भूंजना को कहते हैं भर्जन। तो किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में अपन अधिक ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन। सॉरी पेंसिल नहीं चल रही है, उसके लिए खेद है। क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। अब अगली हेडिंग है निस्थापन। निस्थापन और भर्जन में केवल एक ही अंतर है, यहाँ वायु की उपस्थिति है, भर्जन में निस्थापन में वायु की अनुपस्थिति है, बस और कुछ नहीं है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना निस्थापन कहलाता है, और यहाँ वायु की उपस्थिति में किसी अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। बस सर इतना ही अंतर है और कुछ खास अंतर नहीं है। चलते हैं अगले कुछ। आघात वर्धनीय और तन्यता वैसे अपन पढ़ चुके हैं, पर अब डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा अलग से देख लेते हैं। और उसमें तो अंतर में देखा था आपने, अब देख लेते हैं तन्यता। तन्यता यानी कि खींचना, यानी कि पगाना। ऐसे जो रबड़ होती है ना, रबड़ को अपन क्या कहते हैं, तामते हैं, इस प्रकार से पकड़ के और खींचिए अपन। उसमें क्या है कि तन्यता का गुण है, पर वो धातु है, ऐसा नहीं है। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता। धातुओं को पीट कर पतला तार बनाया जाता है। जब बिजली के तार होते हैं उनको क्या है, पतले तार में खींचा जा सकता है। धातुओं को पतले तार बनाने की क्षमता को क्या कहलाता है, तन्यता, यानी तानना, खींचना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आघात वर्धनीयता। आघात माने आघात करना, तोड़ा लिया उस पर आघात किया, बार आघात वर्धनीय, यानी कुछ धातुओं को पीट कर, यानी कुछ धातुएं लिए अपन ने, ठोस धातु, अपन कोई सिक्के को ले लेते हैं या फिर लोहे को ले लेते हैं, लोहे की एक गोल छड़ ली, उसको पीटेंगे, पीट कर क्या बनाई जा सकती है, पतली चादर के रूप में वो बदल जाता है। पीट कर पतली चादर के रूप में बदल जाता है। ऐसे जैसे ये छड़ है, इसको अपन पीटेंगे थोड़े से, पीट कर चपटा होता जाएगा, लंबा भी होता जाएगा और उसका आकार बदल जाएगा और चौड़ा हो जाएगा चपटा। तो पीट कर क्या कर सकते हैं अपन, उसको पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। छोटा सा अंतर यहाँ पर हम देख लेते हैं, भर्जन और निस्थापन। यहाँ भर्जन लिखते हैं, भर्जन निस्थापन। में अंतर देख लेते हैं, दो तीन। वैसे अपन पढ़ चुके हैं पर फिर भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। ये जो भर्जन की क्रिया है, भूंजने की, जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होती है ये क्रिया, भूंजने वाली, भर्जन वाली। निस्थापन, यह क्रिया कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है उच्च ताप पर, इनको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इसीलिए ये कार्बोनेटों के अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। नंबर 2, अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। भर्जन में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। निस्थापन में अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो यहाँ वायु की उपस्थिति, निस्थापन में वायु की अनुपस्थिति। लास्ट है, इसमें SO2 गैस निकलती है, क्योंकि यहाँ सल्फाइड के अयस्कों के लिए प्रयुक्त है, तो यहाँ पर SO2 गैस निकलेगी भर्जन में। निस्थापन में
यहाँ कार्बोनेटों के लिए, अयस्कों के लिए, कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होती है ये क्रिया। तो इसमें CO2 गैस निकलती है, क्योंकि कार्बन में कार्बन ही तो निकलेगा, तो कार्बन में CO2 गैस निकलेगी। तो इस प्रकार से इसमें CO2 गैस निकलती है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसका सेकंड भाग, उसमें पढ़ेंगे धातुओं, मिश्र धातुएं और कौन कौन सी धातुएं होती हैं, कितना उसमें संबांगी मिश्रण होता है, किस किस से मिलके बनाई जाती हैं, गन मेटल है इत्यादि धातुओं को कहानी विधि से पढ़ेंगे। बहुत आनंद आएगा, देखना उनको कल। समाप्त होने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये आप जो शेयर करते हैं, लाइक्स करते हैं, व्यू करते हैं, उनसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आपको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।